Hello students, good morning. Myself Deshmukh Singh, Assistant Professor Chemistry, Government College धौलपुर। आज की हम क्लास में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक नई रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कर्टिस रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट को साइंटिस्ट कर्टिस के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, इसलिए इसे कर्टिस रीअरेंजमेंट बोला जाता है। ये रीअरेंजमेंट भी हमारा एक ऐसे रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है। जैसे कि कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन के अनदर एग्जाम्पल्स के रूप में हमने हॉफमैन और बेकमान रीअरेंजमेंट को देखा था। हॉफमैन और बेकमान रीअरेंजमेंट में हमने ये देखा था, बेकमान रीअरेंजमेंट में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में कोई कीटोक्सिम हुआ करता था और जब एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हम उसकी कराते थे तो हमको सब्स्टिट्यूटेड एमाइड प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होता था। लेकिन जब हमने बात की थी हॉफमैन रीअरेंजमेंट की, तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट में हमारा या तो कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड हुआ करता था या अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड हुआ करता था और उसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन और किसी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH के साथ कराते थे तो हमको एक कम कार्बन की एमीन ऑब्टेन हो रही थी, 1 डिग्री एमीन, जिसको हमने हॉफमैन डिग्रेडेशन के नाम से जाना था। ये हम लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। कर्टिस रीअरेंजमेंट भी इसी का एक एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है। नेक्स्ट वीडियोज में हम सिमेट रीअरेंजमेंट की बात करने वाले हैं, उसमें भी कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है। अब बात आती है इस रीअरेंजमेंट में स्टार्टिंग मटेरियल की। तो देखिए यहाँ पर इस रीअरेंजमेंट का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो कोई एसिल एजाइड होता है। क्या होता है? एसिल एजाइड। इस रीअरेंजमेंट का कोई स्टार्टिंग मटेरियल एसिल एजाइड होता है। एजाइड आप जानते हो N3 ग्रुप होता है और एसिल ग्रुप हम बोलते हैं वो होता है RCO। तो एक तरीके से RCON3 इसका हमारा एक स्टार्टिंग मटेरियल होगा और इस रीअरेंजमेंट में वो एसिल एजाइड रिएक्ट करके आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होता है, जैसे वहाँ कन्वर्ट हुआ था हॉफमैन रीअरेंजमेंट में, और फिर बाद में फाइनली वो क्या देता है हमको? प्राइमरी एमीन देता है। डिग्रेडेशन ऑफ 1 कार्बन एटम इज नोन एज कर्टिस रीअरेंजमेंट। यहाँ भी एक कम कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री एमीन बनती है तो ये CO ग्रुप वहाँ से बाहर हो जाता है और बाहर होगा एक कम कार्बन की एमीन, आपको 1 डिग्री एमीन ऑब्टेन होगी। तो ऑब्वियसली ये भी एक डिग्रेडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं कि ये एसिल एजाइड जो इस रीअरेंजमेंट का स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ दिस रीअरेंजमेंट इज एसिल एजाइड which are formed by the reaction of sodium azide। मतलब RCON3 आपको बनाना है, उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएं? एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड हो गया हमारा RCOCl, उसकी रिएक्शन हम करा देंगे NaN3 के साथ और जब NaN3 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमारा बन जाएगा RCON3 और ये जो RCON3 है वही हमारा एसिल एजाइड है और यही एसिल एजाइड हमारा आगे इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो इस एसिल एजाइड को बनाने का एक तरीका क्या है? जब हम एसिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम एजाइड के साथ करा दें, एक तरीका तो ये है, ठीक है। या फिर हम रिएक्शन करा दें किसकी? नाइट्रस एसिड की। नाइट्रस एसिड का मतलब HNO2 किसके साथ? एसिल हाइड्रोजाइड के साथ। दो तरीके हैं हमारे एसिल एजाइड को बनाने के और उन दोनों तरीकों से हम किसी एक तरीके से एसिल एजाइड बना देते हैं और एसिल एजाइड बनाने के बाद हम उसे आइसोसाइनेट में कन्वर्ट करते हुए प्राइमरी एमीन बना देते हैं प्रोडक्ट के रूप में। ये हमारा कहलाता है कौन सा? कर्टिस रीअरेंजमेंट। अभी हम देखेंगे कि NaN3 के साथ RCOCl कैसे रिएक्ट करके हमारा एसिल एजाइड बना रहा है, उसी तरीके से HNO2 के साथ एसिल हाइड्रोजाइड रिएक्ट करके एसिल एजाइड किस तरीके से बना रहा है। The acyl azide convert into isocyanate which can be isolated in presence of inert solvent।
ये यहाँ पर डिफरेंस है। जब आपने हॉफमैन रीअरेंजमेंट देखा था तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट में ना हम नाइट्रीन को आइसोलेट कर पा रहे थे, ना ही आइसोसाइनेट को आइसोलेट कर पा रहे थे, लेकिन कर्टिस रीअरेंजमेंट में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ। और यदि हम वहाँ कोई इनर्ट सॉल्वेंट काम में ले लें तो इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में यहाँ बनेगा क्या, आइसोसाइनेट, और इस एसिल एजाइड से, और उस आइसोसाइनेट को हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। The main difference between the Curtis and Hofmann rearrangement is that Hofmann rearrangement isocyanate cannot be isolated due to presence of a strong basic medium, but in Curtis rearrangement it can be isolated. रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ पर हमने कोई स्ट्रॉन्ग बेस काम में लिया था, इसलिए बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में वो आइसोसाइनेट जो बन रहा था उसको हम अलग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बेसिक मीडियम नहीं है जो वहाँ स्ट्रॉन्ग बेस था, इसलिए कर्टिस रीअरेंजमेंट में हम ईजी वे में आइसोसाइनेट को आइसोलेट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर रिएक्शंस आपको शो की हैं, तो ये आपको यहाँ एसिल एजाइड दिखाई दे रहा होगा। ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल है कर्टिस रीअरेंजमेंट का। ये कैसे बनाया जा सकता है, मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तरीका था कि एसिल क्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, सोडियम एजाइड के साथ करा दें, NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा ये, और RCON3 आपका बन जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा मैंने रिएक्शन बताई थी कि यदि हम एसिल हाइड्रोजाइड की रिएक्शन किसके साथ करा दें, नाइट्रस एसिड के साथ करा दें, तो भी हमारा क्या बन जाता है, एसिल एजाइड बन जाता है। और ये एसिल हाइड्रोजाइड कैसे बनता है, उसकी जब एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं हम, किसकी, हाइड्रोजीन की रिएक्शन कराते हैं, ये नाइट्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन O- होगा, O- डबल बॉन्ड O बनाएगा, OR बाहर जाएगा, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। दैट मीन्स SN2AE मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। SN2AE से मतलब है आपका SN2AE एडिशन एलिमिनेशन, पहले एडिशन होगा और फिर उसके बाद OR ग्रुप बाहर निकलेगा तो एलिमिनेशन होगा, और आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, एसिल हाइड्रोजाइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से एस्टर की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ कराने पर एक हाइड्रोजन इसका बाहर निकलेगा और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से ROH, ऐसे तो बाहर नहीं निकलता, अलग अलग निकलता है, बाहर निकाल के आप बना सकते हो एसिल हाइड्रोजाइड। और ये एसिल हाइड्रोजाइड जब HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है, आप जानते हो। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में कोई भी जो एमीन होती है वो N2 ग्रुप में चेंज हो जाएगी यहाँ से, और ये N2 ग्रुप में चेंज होकर के किस में चेंज हो जाएगी, एसिल एजाइड में। अब ये एसिल एजाइड है वो इस तरीके की, हम इक्विवेलेंट इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से शो कर सकते हैं जहाँ पर एक नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट होता है। अब यहाँ से मैकेनिज्म होना स्टार्ट होता है, दैट मीन्स यहाँ से कर्टिस रीअरेंजमेंट होना स्टार्ट होता है। यहाँ से सेल्फ ही 1-2 शिफ्ट होती है, और 1-2 शिफ्ट होकर के कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है। और ये यहाँ से कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन यहाँ दिखाया नहीं है, ये आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। और N2 निकलता है यहाँ से बाहर, गुड लिविंग ग्रुप है, और यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर यहाँ पर। तो ये आपका बन जाता है क्या, आइसोसाइनेट। कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन हो रहा है, देखिए R कहाँ आ रहा है, N पर आ रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन कंसर्टेड मैकेनिज्म हो रहा है, R का N से बॉन्ड बनाना और N2 का बाहर निकलना, दोनों साथ साथ स्टेप में हो रहे हैं। ठीक है, चूँकि R बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के आ रहा है, इसलिए ये एनाइनोट्रॉपिक और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है। जैसे ही हम यहाँ पर 1-2 शिफ्ट होती है, तो 1-2 शिफ्ट होने के बाद आपका प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाता है, यहाँ आइसोसाइनेट। इसको आइसोलेट हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई बेसिक मीडियम नहीं है, तो इसको आइसोलेट किया जा सकता है, जबकि हॉफमैन रीअरेंजमेंट में इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता था। आगे इस पर वही H2O का एडिशन होता है, और H2O का एडिशन हो करके कार्बामिक एसिड बनता है, और कार्बामिक एसिड में से वही CO2 बाहर निकलती है। ये H2O का एडिशन हुआ, कार्बामिक एसिड बना, CO2 बाहर निकलेगी गर्म करने से, तो आपका प्राइमरी एमीन प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा। दैट मीन्स आपका रिएक्टेंट ये होगा, प्रोडक्ट ये होगा।
एसिल एजाइड से आपको प्राइमरी एमीन बनाना है। दैट मीन्स पूरे CON3 ग्रुप को आपको गायब करना है और NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट आंसर के लिए। जैसा आपने हॉफमैन रीअरेंजमेंट में देखा था, कोई एमाइड था, वहाँ से CO ग्रुप को गायब करना था, ऐसे ही यहाँ पर CON3 ग्रुप को गायब करना है और उसको NH2 में कन्वर्ट करना है। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ये बात हुई इसकी मैकेनिज्म की। तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एसिल एजाइड को हम 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसिल एजाइड को बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो एसिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम एजाइड के साथ करा दी जाए, या फिर एस्टर की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा करके एसिल हाइड्रोजाइड बनाया जाए और उस एसिल हाइड्रोजाइड का डाइजोटाइजेशन करा दिया जाए नाइट्रस एसिड के साथ, तो भी हमारा एसिल एजाइड बन जाता है। फिर उसमें 1-2 शिफ्ट होती है, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है, एनाइनोट्रोपिक न्यूक्लियोफिलिक होता है, कंसर्टेंट मैकेनिज्म होता है, आइसोसाइनेट बनता है। उस आइसोसाइनेट को रिमूव किया जा सकता है। यहाँ भी हमारा नाइट्रीन बन सकती है इंटरमीडिएट के रूप में, ऑब्वियसली नाइट्रीन बनती है। ये वाला पार्ट जब आप देखोगे तो ये वाला पार्ट एक नाइट्रीन की तरह बिहेव करता है, लेकिन नाइट्रीन को यहाँ पर भी आइसोलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि N2 को तो बाहर निकलना ही निकलना है। RCON हमारा नाइट्रीन होता है, लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी साथ साथ होता है, इसलिए यहाँ पर आइसोसाइनेट हमको मिल जाता है। नाइट्रीन को यहाँ भी सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, बट आइसोसाइनेट को आइसोलेट किया जा सकता है। देखिए फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो वही फीचर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। एक तो कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक और एनाइनोट्रोपिक होता है। दैट मीन्स जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के आता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस के थ्रू होता है। यदि माइग्रेटिंग ग्रुप आपका कायरल है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता। दैट मीन्स यदि उसकी कोई स्टीरियो है, उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन R है, तो रिएक्टेंट में जो कॉन्फ़िगरेशन है वही प्रोडक्ट में मेंटेन रहता है। अगला जो मैंने लिखा है जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि नाइट्रीन इंटरमीडिएट इज फॉर्म बट इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ये मैंने बताया था, हॉफमैन भी ऐसा होता है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनती है। कर्टिस में भी ऐसा होता है, सिमेंट में भी ऐसा होगा, नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनती है, तो उसे आइसोलेट हम नहीं कर सकते हैं। बट हॉफमैन और कर्ट में ये डिफरेंस है कि आइसोसाइनेट को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स इस रीअरेंजमेंट के देखते हैं। सीधा सा मैंने आपको तरीका बताया था कि कोई एजाइड आपको दिया हुआ हो तो CON3 ग्रुप को बाहर करो और NH2 ग्रुप को इंसर्ट कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक कम कार्बन की यहाँ से आप देखेंगे तो एक कम कार्बन की एमीन आपको यहाँ दिखाई देगी, तो ये भी एक डिग्रेडेशन का एग्जाम्पल है। देखिए ये कोई रिएक्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस CON3 को आपको बाहर करना है और इसे किस में कन्वर्ट करना है, NH2 में। ठीक है, मेथाइल एमीन बन चुकी है इससे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कि मान लो ये दिया हुआ हो, C2H5 दिया हुआ हो CH3 की जगह, तो वही काम इस CON3 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देना है, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जिसकी मैं बात कर रहा था, यदि हमारे पास माइग्रेट करने वाला ग्रुप कायरल है तो उसका रिटेंशन होता है कॉन्फ़िगरेशन का। दैट मीन्स ये वाला ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करेगा, ये R है, ये CON3 है, ये माइग्रेट करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जैसा है इस वाले ग्रुप को आपको बाहर करना है, बाहर करके इसकी जगह क्या चेंज करना है, NH2 जोड़ देना है। जोड़ दिया और इस वाले ग्रुप को एज इट इज रखना है, जैसा है वैसा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन लिखा है माइग्रेटिंग ग्रुप। दैट मीन्स इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसा भी होगा वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन इसका प्रोडक्ट में रहेगा, क्योंकि कंसर्टेड मैकेनिज्म और इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस के थ्रू ये रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखिए इसका स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर मान लीजिए कोई एसिड दे दिया गया आपको और एसिड की रिएक्शन करा दी गई किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो एसिल क्लोराइड बन गया। एसिल क्लोराइड की रिएक्शन इसके साथ कराई गई सोडियम एजाइड के साथ, तो यहाँ आपका एसिल एजाइड बन गया। यहाँ से भी रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है कि एसिड दे दे, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के एसिल क्लोराइड और सोडियम एजाइड दे दे, इन दोनों से रिएक्शन NaCl बाहर निकलेगा, सोडियम एजाइड बने, सोडियम एजाइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बाहर निकल के यहाँ एसिल एजाइड बनेगा और ये एसिल एजाइड आगे H2O और डेल और CO2, ये कंडीशन किसकी है, कर्टिस की। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RNH2। ठीक है, तो सीधा सा तरीका है, इस CON3 ग्रुप को बाहर करो और NH2 जोड़ दो।
नेक्स्ट एग्जांपल जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल में ये आपको CON3 दिखाई दे रहा है, ये पूरा की पूरा, इसके अलावा जो भी ग्रुप बचा है वो आपको R मानना है। H2O डेल्टा लिखा हुआ है, यहाँ आप -CO2 भी लिख सकते हैं। इस CON3 ग्रुप को किस में चेंज कर देना है, NH2 ग्रुप में चेंज कर देना है, और जो R ग्रुप है वो R ग्रुप जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस रीअरेंजमेंट के डिफरेंट एग्जांपल्स को शो कर सकते हैं। देखिए मैंने इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी लिखी है। फॉर डायरेक्ट आंसर रिमूव CON3 ग्रुप, कन्वर्ट इट इनटू NH2 ग्रुप। CON3 को बाहर करो, NH2 में बदल दो, आपका कर्टिस रीअरेंजमेंट के एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने आपको हॉफमैन रीअरेंजमेंट में बताया था कि वहाँ CO ग्रुप को, कार्बोनिल को बाहर कर दो और प्राइमरी एमीन बना दो। CONH2 था, वहाँ CO को बाहर कर दो, प्राइमरी एमीन अपने आप बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बेकमान रीअरेंजमेंट में भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। ओके, थैंक यू।